हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 23। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उनको एक इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। पहले एक फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम वीक में 3 दिन सेशंस रखते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे पीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कोई भी तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, रीजनिंग में, जीएस में या फिर क्या नाम है इंग्लिश में, तो आप मेंटरशिप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ पूछ सकते हैं। 1-to-1 इंटरेक्शन हम वहाँ पे करते हैं। काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं अभी ऑलरेडी। ठीक है, तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप सुनोगे साइड बाय साइड। तो आपको ये भी रहेगा कि आपको फ्यूचर में उस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आपको सॉल्यूशन पहले से पता रहेगा। ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, कंटेंट की प्रॉब्लम है, दूसरा कितनी जल्दी कोर्स खत्म करना है, कितने मॉक्स देने हैं, एनालिसिस की प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे को प्रॉब्लम देती हैं। तो उन सब सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन रखते हैं। मेरी तरफ से कुछ एनालिसिस की चीज़ें भी मैं आपको बताता हूँ, अटेम्पटेशन की, मॉक्स की चीज़ें भी आपको बताता हूँ। तो काफ़ी मिक्स रहता है चीज़ें, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपकी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी कैसे हो और एफिशिएंट वे में कैसे हो, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट टाइम में ही क्रैक हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम रखा हुआ है, तो आप ज्वाइन ज़रूर करें। और ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो कुछ सोशल मीडिया हैंडल है यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे फॉलो करने के बाद एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर पिन किया हुआ है हमने। आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स देंगे तो जैसे ही नेक्स्ट सेशन शेड्यूल होगा आपके पास डिटेल्स व्हाट्सएप आ जाएंगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये थी कुछ डिटेल्स उसके रिगार्डिंग। और जो भी बच्चे फॉलो कर रहे हैं रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ को, अपना फीडबैक ज़रूर दे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, जो नए बच्चे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब आप स्टार्ट करें सीरीज़ को तो शुरुआत वाली वीडियो से स्टार्ट करें, बीच से स्टार्ट ना करें, क्योंकि बीच से स्टार्ट करोगे तो आपको ये लगेगा कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि कुछ चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स हम पहले सीख चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं, उनको डीपली समझ चुके हैं कॉन्सेप्ट्स को, इसलिए अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जिसमें नया कंसेप्ट यूज़ होता है उसको हम समझा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहेगी। अब क्लास स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है 3 कैंडिडेट्स वर पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्शन। द पर्सन एट थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट्स, while the difference between the votes of the winner and the first runner was 20% of the total votes. ठीक है, if the difference between the votes of the first runner up and the second runner up was इतना, how many votes did the winner receive? ठीक है, डेटा दिया हुआ है, बोल रहा है इसको इतने परसेंट वोट मिले हैं, उसको इतने परसेंट मिले हैं, किसी का डिफरेंस बोल रहा है। तो पहले डेटा को ठीक से ना उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में ना, इलेक्शन वाले क्वेश्चन में डेटा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर डेटा ठीक से उतर गया तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, अगर डेटा उतारने में आपने गड़बड़ी कर दी तो आंसर आने में प्रॉब्लम हो जाती है। बोला 3 कैंडिडेट है, मान लेते 3 कैंडिडेट है। थर्ड प्लेस पे जो कैंडिडेट है उसको 20% ऑफ द टोटल वोट्स मिले हैं। मान लो टोटल वोट्स कितने थे, 1000 मान लेते हैं हम। 20% मिलेंगे तो 200 वोट मिलेंगे उसको जो थर्ड पे आया। मान लेते हैं ये थर्ड पे आया, ठीक है, ये सेकंड पे आया, ये फर्स्ट पे आया, ऐसे मान लेते हैं हम। While the difference between the votes of the winner and the first runner up was 20%, जो फर्स्ट रनर अप है और जो जीता है उन दोनों के बीच में 20% वोट का फर्क है। अब इन दोनों को कितने का फर्क है, मतलब ये जो फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों के बीच की बात कर रहा है। इन दोनों के बीच में 20% का फर्क है। देखो टोटल वोट्स बचे कितने हुए हैं, 800 बचे हुए हैं। ठीक है, 800 में इन दोनों के बीच में 20% का फर्क है। अगर ये चीज 20% कितना होता है, 1/5। ये 5 है तो ये 6 है, इस तरीके की बात कर रहा है। ठीक है, इसको अब अपने टर्म्स में जो हमने 1000 माना हुआ है उसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब 20% ऑफ द टोटल वोट्स का फर्क है, 1000 का 20% कितना होता है, 200। यानी कि इन दोनों में 200 का फर्क है। अब टोटल हमें 800 है हमारे पास, तो किस तरीके से डिवाइड करोगे आप कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 200 हो जाए। क्या है आपके पास, a प्लस बी दिया हुआ है आपको 800 और a माइनस बी दिया हुआ है 200। आप प्लस कर दोगे, 2a इज इक्वल टू 1000, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो a को मिले हैं 500 वोट और b को मिले 300 वोट।
ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक प्रोसेस से, कि आपको समझ में आए कि हाँ डिफरेंस। आप इसको लेट करके भी करते ना, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते थे कि 200 का गैप रखना है तो 500 300 रख लेते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 800 वोट्स ही बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। अब ये इक्वेशन बनी हुई है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ द फर्स्ट रनर अप एंड सेकंड रनर अप, फर्स्ट रनर अप ये रहा और सेकंड रनर अप ये रहा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 37,000 है। हमारे पास कितना डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 37,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है 100। पूछ रहा है हाउ मेनी वोट्स डिड विनर रिसीव, विनर कितने रिसीव किए 500। तो 500 करने के लिए कैसे करोगे, इंटू 5 कर दिया, यहाँ पे भी इंटू 5 कर दोगे, कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 3 5 15 और 3 18। कहाँ पर आंसर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। समझ में आया, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, डेटा बस आपको उतारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है विच स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 एंड 13 सो दैट 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम। देखो 3 प्रोपोर्शन होते हैं, अगर ए बी सी नंबर है आपका तो ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी होता है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन थी निकालना है आपको, ये तीनों प्रोपोर्शन में रखोगे तो इस तरह से लिखते हैं इसको। अब आपको बोल रहा है कि क्या इनसे इनमें से सब्ट्रैक्ट करें, इन दोनों नंबर में से, कि 18 उसका थर्ड प्रोपोर्शन हो जाए। मान लो ए और बी और सी है, ये सी को तो बोल रहा है 18 होना चाहिए, ए और बी में से क्या माइनस करना है ये बोल रहा है। ये हम मान लेते हैं एक्स माइनस कर रहे हैं, उसमें से भी एक्स माइनस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स अपॉन 18 होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 9 8 से 72, 162 हो जाएगा ये, माइनस 18x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है 169, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 26x। ये इक्वेशन बन गई आपकी। एक तो ये तरीका है इसको करने का, ठीक है, क्योंकि आपसे सीधा पूछा है कि आप यहाँ पर क्या रखेंगे कि आपका ये थर्ड प्रोपोर्शन बन जाए, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपकी इक्वेशन निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी देखो, लिख देते हैं फाइनल एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 8 बचेगा, माइनस 8x, इसको उधर ले जाओगे ये भी माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है अगर इसको, -7x माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लोगे x माइनस 7, -1 कॉमन ले लोगे x माइनस 7, एक्स की वैल्यू 1 आ गई या एक्स की वैल्यू 7 आ गई, ये दो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पुट करके देखो 1 की, अगर 1 पुट करते हैं तो कितना आ रहा है 8, यहाँ पे कितना आ रहा है 12, यहाँ पे कितना आ रहा है 12/18, ठीक है। काट के देख लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, बराबर है। 7 रख सकते हो लेकिन ऑप्शन में 7 नहीं है, कोई एक वैल्यू निकलेगी वहां पे, ठीक है, तो हमने एक रख लिया। अब दूसरी चीज है, अगर आपको ये इक्वेशन इस तरह से सॉल्व नहीं करनी तो आप दो तरीके से सॉल्व करते। आपको ये तो समझ में आया यही करना था, आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन पुट कर लो इसको। अगर 9 में से 2 चला गया, 2 आपने रखा, 7/11 इज इक्वल टू 11/18, क्या ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, गलत हो गया। 4 पुट कर लो, तो यहाँ पे 4 पुट करोगे तो 9 में से 4 गया 5, 13 में से 4 गया 9 इज इक्वल टू 9/18, ये क्या हो गया 1/2, ये तो 1/2 नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो ये भी चला गया। 3 पुट कर लो, 3 करोगे 6/10 इज इक्वल टू 10/18, कितना हो जाएगा ये 3/5, 5/9, क्या ये इक्वल है, ये भी नहीं है। अब ये पुट करके देखो, 9 में से 1 गया, ये तो हमने पुट करा ही, देखो ये इक्वल आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी तो आप एलिमिनेट हो जाते, आपका मतलब आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, आंसर आ जाता आपका। लेकिन ये तरीका भी है, ये भी सॉल्व कर, क्यों, क्योंकि कभी कभी ना नंबर बड़े होते हैं तो आप ये सब चीज़ें सॉल्व करके देखते हो ना तो टाइम लग जाता है। डिपेंडिंग आपकी इक्वेशन कैसी है, अगर आपको सॉल्व करनी है या नहीं करनी है, उस तरीके से आप डिसाइड करोगे कि आपको ऑप्शन उठाने हैं या इक्वेशन सॉल्व करनी है। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको सही लगे उस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो वो चीज़ आपको अडेप्ट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा था फोर्थ प्रोपोर्शन टू 12 24 27 सेम है थर्ड प्रोपोर्शन टू ए 36, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा 12/24 इज इक्वल टू 27/x। ये जो x है वही है थर्ड प्रोपोर्शन इन दो नंबर के साथ। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा 36 इज इक्वल टू 36/x, ये दिया हुआ है आपको। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो, 12 दूनी 24, 27 दूनी 54, x की वैल्यू आ गई 54। यहाँ पर पुट कर दोगे a/36 इज इक्वल टू 36/54, 6 9 54, 6 6 36, 9 चौक 36, ए की वैल्यू आ गई 24, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है आपका।
समझ में आया? इसने बोला है जो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे लिखते हैं? अगर ए बी सी डी सारे प्रोपोर्शन है तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी लिखते हैं। और 3 है, अगर ए बी सी तो ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी लिखते हैं। सही है, ये पहले करवा चुका हूं इसलिए दोबारा लिख दिया, फिर भी मैंने ये किया, एक्स की वैल्यू आ गई यहां से। अब ये बोल रहा है ये जो एक्स है ना वो बराबर है किसके? थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है इन दोनों नंबर के साथ जो है। इन दोनों नंबर के साथ थर्ड प्रोपोर्शन लिख देते हैं। ए बाय 36 इक्वल टू 36 बाय एक्स लिखेंगे, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद ए की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, सॉल्व कर दिया, सिंपल। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसऑनेस्ट से उसका है, तो फिर देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे। अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट 12.5% लॉस, ठीक है, बट यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 36 ग्राम। पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है उसको एक्चुअल में। वो बोल रहा है सबसे पहले कि 12.5% लॉस पे किया है उसने। 12.5% क्या होता है? 1/8। ये बता चुका हूँ, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लोगे, आपको याद भी हो जाना चाहिए अब तो, ठीक है। लॉस पे बेच रहा है यानी कि 8 की चीज वो 7 पे बेच रहा है। पर वो बोल रहा है उसने क्या किया, 28 ग्राम वेट यूज किया है 36 ग्राम की जगह। जब उसने 28 ग्राम वेट यूज किया है तो 28 ग्राम का ही सीपी देगा वो, लेकिन उसने 36 ग्राम के पैसे ले लिए हैं उसने। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये वेट है ये प्राइस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो निकल के आएगा आपको कि एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। ये रेशियो की टर्म्स में है, ये वेट है, ठीक है। तो प्राइस निकल के आ जाएगा, कितना होगा? 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 7 6 42, 4 7 21, 21 और 4 25। 224 की चीज 252 में बेच रहा है वो, ठीक है। समझ में आया भाई मैंने यहाँ की क्या लिखा है? इसको एक बारी दोबारा मैं आपको समझा दूंगा, पर अभी पहले आंसर निकालते हैं एक बारी। 24 है, 28 का गैप है, 224 इंटू 100, 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 4 8 जा 32, 100/8 हो गया। 100/8 का मतलब कितना है? 4 से काट लो, 25/2, यानी कि 12.5%। 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है उसे, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है आपका। अब यहाँ पे क्या किया है देखो, प्राइस जो था और क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ही तो फाइनल अमाउंट आएगा। समझ में आया? प्राइस उसने बोला 12.5% लॉस पे बेच रहा है, 8 की चीज को 7 पे बेच रहा है वो। क्वांटिटी उसने बोला 28 ग्राम का वेट यूज कर रहा है 36 ग्राम की जगह, तो उसने 28 ग्राम के पैसे ही तो लिए होंगे, मतलब उसने, मतलब जो कॉस्ट प्राइस उसका लगेगा उसके ऊपर वो 28 ग्राम का ही तो लगेगा, क्योंकि उसने दिया ही 28 ग्राम है, लेकिन उसने पैसे पैसे 36 ग्राम के हिसाब से ले लिए, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इसके बाद आपने कंपेयर कर दिया, क्यों? क्योंकि ये आपके लिए सीपी था, ये आपके लिए एसपी था। समझ में आया? ये चीजें हमने क्यों लिखी है यहाँ पे, डिटेल में समझाया कि कॉस्ट प्राइस रिड्यूस प्राइस पे बेच रहा है कितना? 12.5% पे, तो 8 का 7 हो गया, ठीक है। क्वांटिटी को उसने बताया कि 28 ग्राम वेट यूज कर रहा है 36 ग्राम की जगह, तो 28 ग्राम यूज कर रहा था, 28 ग्राम का कॉस्ट प्राइस लगेगा उसे, लेकिन 36 ग्राम के अकॉर्डिंग उसने पैसे ले लिए, अमाउंट लिख लिया, अमाउंट लिख लिया, कंपेयर कर दिया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% ऑन अ सर्टेन बिल वॉज ₹25। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। जो दोनों का डिफरेंस है ना, एक तो बोल रहा है एक डिस्काउंट दिया 25% का, एक बोल रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए ये इसके, ठीक है। तो आपको बताना है कि दोनों में फर्क कितना है। वो फर्क दिया हुआ है आपको, वो है अमाउंट 25 रुपए के इक्वल। अब देखो 25% का डिस्काउंट है एक, तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? 15 + 10 माइनस 15 × 10 कितना हो जाएगा? 150/100 कितना हो गया? 25, 25 माइनस 1.5 यानी कि कितना हो गया? 23.5। दोनों में गैप कितना है? 1.5 का गैप है, तो 1.5 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 25। 1.5 की वैल्यू आपको 25 दी हुई है। अमाउंट पूछ रहा है बिल का, 100% बिल की वैल्यू कितनी होगी? ये होगा, जैसे में लटा के 10 लगा दो, 5 5 25, 5 3 15, 5000/3, 16 66.67 आंसर आ जाएगा आपका भाई। 3 एकम 3, 20 बचा, 6 6 6 चलेगा, टर्मिनेटिंग ही नहीं है, तो ये आंसर हो गया आपका डी। समझ में आया? दूसरा एक और चीज बताता हूँ,
जब इस तरह के कंपैरिजन करना हो आपको, तो जो ये वाली टर्म होती है ना, यही डिफरेंस होता है। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आया, 1.5। डिफरेंस कहाँ है, ये रहा 1.5। तो यही होता है ये। अगर डायरेक्ट आपको ये चीज़ दिख जाए तो आप सीधा पता होगा कि 150 इंटू 10 होता है एक्स वाई। जब फॉर्मूले में लिखते हैं हम, क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है ना, सक्सेसिव डिस्काउंट का। वही चीज़ करी है हमने। तो ये जो टर्म होती है ये उसका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होता है तो आपको पता चल गया, 15 इंटू 10 अपॉन 100 लिखोगे आप तो 1.5 होगा। तो 1.5 डिफरेंस है, तो आपको ये सीधा समझ में आ जाएगा 1.5 की वैल्यू 25 दी हुई है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है। समझे? नेक्स्ट देखते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही सीख चुके हैं, सीधा करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्टेड देयर मनी इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 9:5। ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं 9:5 के रेशियो में। इफ 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज फॉर चैरिटी, क्या कर रहा है, 10% बोल रहा है चैरिटी में चला गया, ठीक है। एंड ए शेयर इज 29,840, ठीक है। ये बोल रहा है ए का शेयर कितना आया, 29,840। देखो ये इसका शेयर की वैल्यू कितनी है, 29,840। कितना हो रहा है, 9×27, 2 8, 9×27, 1 4, 9 एकम 9, 5 0, 50 हो गया। देखो डेसिमल में जा रहा है ये चीज, ठीक है। तो नियरेस्ट में पूछा हुआ है तो डेसिमल में है, तो देखो सीधा वहीं पे फाइनल जो निकालेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको वो देखना पड़ेगा कि आपकी टोटल अमाउंट कितना आएगा, ठीक है ना। अब देखो हमें ये तो पता है कि 9 की वैल्यू दी हुई है उसने, 9 की वैल्यू दी हुई है उसने 29,840। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29,840 बाय 9। अब टोटल जो उन दोनों में प्रॉफिट बचा होगा, मतलब बांटा है हमने ए और बी में, तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 9 और 5 14। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 29,840 बाय 9 इंटू 14। ये हो गई। ये तो हो गया टोटल प्रॉफिट जो उन्होंने डिवाइड किया एक दूसरे के पास, ठीक है। लेकिन उसने ये भी तो बोला कि पहले उसने 10% प्रॉफिट चैरिटी को भी दे दिया था। तो यानी कि ये जो टोटल प्रॉफिट है ना 14, ये जो है या ये जो है, किसी को भी देख लो आप, ये जो है एक्चुअल में 90% प्रॉफिट है। भाई अगर आपके पास 100 रुपए थे और आपने 10% चैरिटी कर दी तो आपके पास 90 रुपए बचे, और फिर 90 रुपए को उसने बोला ए और बी ने डिवाइड कर लिया 9:5 के रेशो में। ये फ्रेमिंग है क्वेश्चन की। तो आपने ए और बी का रेशो करके ये तो निकाल लिया कि टोटल इतना था। ये जो हमने निकाला ये यही तो निकाला, 9 और 5 14 की वैल्यू तो निकाली। लेकिन ये वो चीज है, हमें निकालनी है ये चीज। अगर ये 90 की वैल्यू है भाई, इन टर्म्स ऑफ अगर 10% के अकॉर्डिंग बात करोगे तो 29,840 डिवाइड बाय 9 इंटू 14, ये जो वैल्यू है वो 90 की है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड बाय 90। 100 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 100। समझ में आया? एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब काटा पीटी कर लेते हैं, ठीक है। कितना आएगा, देखो 2 जीरो इधर ही है। 29,840 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे आप, जीरो हटा लो बेशक से, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 3 9 चौक 36, 36 और 3 39, 3 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 4 8 9 2, 6 4 और 3 7, 9 और 8 17, 9 और 1 10 और 11, 2 3 4, ठीक है। 4 1 7 7 6 और जीरो कितनी है, 2 जीरो। डिवाइड बाय 81 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो कितने पे जा रहा है, 80 से भी करोगे तो 8 5 40, तो 400 हो जाएगा, तो 5 पे तो जाएगा। 5 लिख दिया, देखो सब में 5 लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कितना हो रहा है, 5 पे जाके 405 हो गया। 405 के बाद बचा कितना, 12 बचा, 12 बचा। 127 हो गया, कितने पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ठीक है जी, 1 पे चला गया। 27 वहां बचे और 19 वहां बचे, 27 और 20 कर लेते हैं, 47 46 बच गए, 46 बच गए, 4 6 6 बच गया आपके पास, ठीक है। कितने पे जाएगा, फिर से 5 पे जाएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं 5 पे, 5 पे चला गया, 405 हो जाएगा आपके पास। 405 अगर माइनस करोगे 66 में से तो 61 बचा, 61 बचा, 10 आ जाएगा, 610 हो गया। 8 6 48, 8 7 56 पे 7 पे चला जाएगा, 5157 के आसपास आपका आंसर आ रहा है। और आगे फिर ये और चलेगा। 5157 कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 51575। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया? थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि आपको मेरे को ये लिख के दिखाना पड़ रहा है तो आपको लग रहा है शायद कैलकुलेटिव है, पर आप सीधा भी लिख सकते हो कि ये आपको 9 की वैल्यू दी हुई है, 14 की वैल्यू निकाले, डिवाइड बाय 90 इंटू 100 है। ये चीज आप डायरेक्ट लिख सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी।
ठीक है ना। मेरे को तो एक्सप्लेन करना है, तो ये चीजें आपको मैं फ्लो बता रहा हूँ कि किसकी क्या वैल्यू है और किसके इक्वेट करने के टर्म्स में किसके इक्वल रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 14% पर एनम इज 4200 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट। एक प्रिंसिपल बोल रहा है एक सम पे मान लो 100 है, 3 साल के लिए 14% का ब्याज, कितना हो गया, 14 या 42%। बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट सेम सम, प्रिंसिपल सेम है, 5 साल का टाइम है, सेम रेट है, इससे ये घट गया 14 × 5 = 70। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 4200 के आस वो दिया हुआ है, परसेंट नहीं आएगा सॉरी यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है ये भी सिंपल इंटरेस्ट है, यही तो बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस आ रहा है कितने का, 28 का। 28 की वैल्यू दी हुई है आपको 4200, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4200 का। एक की वैल्यू कितनी है 4200/28। सम कितना है आपको 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमने सम कितना लिया था, ये सम है हमारा, 100 की वैल्यू निकालनी है। 14×2 = 28, 14×3 = 42, 300, 2 से फिर काटोगे 150, कितना आंसर आ जाएगा, 15,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। समझ में आया भाई। एक बार सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है 3 साल का 14% के हिसाब से निकाल दिया हमने, 100 लेट कर लिया प्रिंसिपल। दूसरे केस में बोल रहा है सेम ही सम है, 100 ही प्रिंसिपल है, लेकिन 5 साल और 14% के हिसाब से है। अब इन दोनों सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस जो बोल रहा है वो 4200 का है, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का है, 28 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28 की वैल्यू हमें 4200 दी हुई है, कंपेयर कर दिया और 100 की वैल्यू निकाल दी, आ गया आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से बोल रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स ट्रिपल ऑफ इटसेल्फ इन 26 ईयर्स। ट्रिपल का मतलब है एक वैल्यू थी 4 हो गई, सॉरी 3 हो गई, ठीक है, ट्रिपल हो गया। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला उसको, 2 का सिंपल इंटरेस्ट मिला है, 2 का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 26 साल में। पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, एक की वैल्यू 5 हो जाएगी कितने साल में। भाई कितना सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, 4 का। 2 साल के लिए 26, मतलब 2 इंटरेस्ट के लिए 26 साल लगते हैं, तो 4 के लिए कितने लगेंगे, डबल, इंटू 2 कर दो, कितना हो गया 52 ईयर्स लग जाएंगे उसको। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस ये लिखने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। हम जब लिखते हैं 20% की इंटरेस्ट मिल रहा है एक साल में, तो 100 से 120 लिखते हैं, यानी कि 20 साल का इंटरेस्ट मिला एक साल में। यही फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन 1 से 3 ट्रिपल बोल रहा था तो मैंने 1 का 3 लिख दिया। आप 100 से 300 लिख लो, जैसा नंबर आपको पसंद है वैसे लिख लो, बस ये है कि ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए वो। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क सेपरेटली इन 10, 20, 40 दिनों में। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एवरी थर्ड डे। समझ में आया। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये 40 दिन में करता है। एलसीएम कितना आएगा, 40, 4, 2, 1, ये चीज है, ये एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि हर तीसरे दिन पे असिस्ट करते हैं बी और सी, किसको, ए को असिस्ट करते हैं। तो पूछ रहा है टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो पहले दिन कितना काम हो रहा है 4, फिर कितना हो रहा है 4, और तीसरे दिन कितना हो रहा है, असिस्ट कर रहे हैं बी और सी, 4 2 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 काम हो रहा है 3 डेज में। डबल कर दो, 6 दिन में कितना काम होएगा, डबल कर दोगे 30 काम हो गए 6 दिन में, बचे हैं 10 काम, 10 बचे हैं। अब देखो 7th डे ये आएगा, ये काम कर रहा है, 8th डे भी ये काम कर रहा है, ठीक है जी, 2 दिन काम करेगा तो 8 चले गए, 4 एक दिन किया इसने, फिर 4 दूसरे दिन किया, तो 8 और चले गए, कितना बचा, 2 काम बचा। अब जो लास्ट वाला 9th डे है उसमें तो ये तीनों काम करते हैं ना, तो तीनों काम कर रहे हैं कितना, 7, करना कितना है 2, तो वैल्यू कितनी होगी 2/7, और टोटल डेज कितने हो गए थे, 6 दिन यहाँ हो गए थे और 2 दिन यहाँ हो गए थे, 8 2/7 वैल्यू हो जाएगी आपकी। ये आंसर है, ऑप्शन ए सही है। समझ में आया भाई, 2 काम करने हैं 7 की एफिशिएंसी से, तो 2/7 उसमें ही तो होएगा टाइम में। यहाँ पे भी तो यही करते आ रहे हैं भाई, एक दिन में 4 काम हो रहे हैं पहले वाले दिन, फिर दूसरे दिन भी 4 काम हो रहे हैं,
फिर तीसरे दिन 7 काम हो रहे हैं, यही चीज को तो कैलकुलेट किया है हमने। समझ में आया? 15 काम हो गए थे 3 दिन में, इसके पास पहुंचना है, कितने में पहुंचोगे भाई? 3 पे करोगे तो 45 हो जाए, ज्यादा काम हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 दिन लग रहे थे, यहाँ पे 6 दिन हो गए वो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ये ट्वाइस बेसिकली इसलिए किया है क्योंकि डबल बार काम किया है ना उसने, मतलब 2 बार उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 साइकिल्स हैं ये बेसिकली। ठीक है, इस तरह से समझना। ये कोई अलग से नहीं आया कि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने लिया है कि 15 काम कर रहा था 3 दिन में, तो 30 काम करेगा 6 दिन में, ऐसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसके बाद एक एक करके कैलकुलेट कर लिया। क्यों? क्योंकि बाद में ज्यादा नंबर नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आगे चला जा रहा है 40 काम से, हमें 40 काम करना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इफ 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days एंड 9 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 days। ठीक है, 6 वुमेन 3 days में काम करती हैं, 9 गर्ल्स 2 दिन में काम करती है। काट देते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6 से कट गया। वुमेन और गर्ल का रेशो 1:1 आ गया। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 8 वुमेन एंड 6 गर्ल्स। 8 वुमेन एफिशिएंसी कितनी है? 1। 6 गर्ल्स एफिशिएंसी कितनी है? 1। कितने दिन काम करेंगे जो काम बराबर कंप्लीट हो जाए जो पहले कर रहे थे? अब पहले या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई सा भी ले लेते हैं हम। गर्ल्स वुमेन वाले ले लेते हैं। 6 × 1 × 3। ठीक है, कितना हो गया? 8 और 6 14 इंटू डी, ये कितना हो गया? 6 है ना, 6 वुमेन है 3 दिन के लिए, तो 6 × 3 = 18 हो गया। कितने दिन हो गया? 18/14, यानी कि 9/7, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 9/7 आ गया। M1D1/W1 लगाया है? M2D2/W2, यही चीज यहां पर लगाई है। ये वर्क सेम है तो डिवाइड बाय 1 और 1 करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वर्क नहीं लिखा गया। अगर से वर्क अलग अलग होता तो वर्क लिखते। यहाँ पर सेम काम कंप्लीट हो रहा है, इसलिए वर्क लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको अलग तरीके से मत समझना कि ये फॉर्मूला अलग तरीके से लगता है, ये अलग है। सेम चीज है। M1D1 क्या, कितने दिन कितने लोग काम कर रहे हैं वो चीज मल्टीप्लाई करी, और वहां पे भी कितने लोग कितने दिन काम कर रहे हैं यही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, वहां से एफिशिएंसी निकाली हमने, ये एफिशिएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 km/h. 1.5 hours later another car starts from point A traveling at a speed of 30 km/h and reaches 2.5 hours before the first car. Find the distance between A and B. एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। ठीक है, बोल रहा है कि एक कार स्टार्ट हुई A पे, कितनी स्पीड है उसकी? 20 km/h की स्पीड है। 1.5 घंटे बाद एक और कार चली। अब ये 1.5 घंटे में कितना चल जाएगा? 30 किलोमीटर चल जाएगा। 30 किलोमीटर चला दिया हमने, यहां पर पहुंच गई है वो गाड़ी। ठीक है, जो गाड़ी सपोज करो पी थी, पी नाम पे। दूसरी गाड़ी स्टार्ट हुई है, वो चल रही है 30 km/h की स्पीड से एंड रीचेज 2.5 घंटे बिफोर द फर्स्ट कार। यानी कि जो गाड़ी, जो पहले वाली गाड़ी थी, वो 2.5 घंटे बाद में पहुंचेगी। ठीक है ना, यानी कि क्यू जो है वो पहले पहुंच जाएगी, और जो पी गाड़ी है वो 2.5 घंटे बाद में पहुंचेगी। कहां पर? डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कहां है? ये। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये उससे स्पीड से चल रही है भाई। पहले तो ये देखो, ये तो पहले यहां से कवर करती हुई जाएगी। ठीक है, 30 किलोमीटर तो उसे ट्रैवल करना है पहले, तो 1 घंटा तो उसको यहीं पे लग जाएगा अगर यहाँ पे पहुंचना है उसे तो। लेकिन ये और आगे चली जाएगी भाई, इसको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये इसके पास कब पहुंचेगी। ठीक है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर की स्पीड है एक्स्ट्रा। तो दोनों सेम पॉइंट पे पहले पहुंचाओ इनको। सेम पॉइंट का मतलब क्या है भाई? ये भी चल रही है और ये भी चल रही है, दोनों सेम पॉइंट पे कब आएगी भाई? जो बीच की डिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा, तभी सेम पॉइंट पे आएंगी। इसकी स्पीड 10 km/h की स्पीड से ज्यादा है, तो ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस करने में कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो 3 घंटे बाद ये दोनों सेम पॉइंट पे होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो कैलकुलेट कर लो। 1 घंटा तो यहाँ चल गया, ये 3 घंटे बाद कितनी चल जाएगी? 60 किलोमीटर और चल जाएगा। ठीक है, और ये 3 घंटे में कितना चल जाएगी? 90 किलोमीटर चल जाएगी।
भाई ये और ये डिस्टेंस सेम तो आ गया, ये 90 चल गई, 30 ये चल गई थी, 60 और चल गई, तो ये भी 90 चल गई, पहुंच गए सेम पॉइंट पे। अब ये वाली आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाना चाहिए, जो कि फर्स्ट वाली गाड़ी 2.5 घंटे में ट्रैवल कर ले। पहले वाली गाड़ी 2.5 घंटे में ट्रैवल करेगी, कितना ट्रैवल करेगी पहले वाली गाड़ी 2.5 घंटे में? 50 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में 50 किलोमीटर का गैप बन जाना चाहिए। अब गैप कितने घंटे में बनेगा 50 किलोमीटर का? 5 घंटे में बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 1 घंटे में 10 किलोमीटर का गैप बन रहा है। भाई अगर कोई 30 की स्पीड से चल रहा है और कोई 20 की स्पीड से चल रहा है, 1 घंटे तक चले, तो ये तो 30 किलोमीटर आगे पहुंच गया, ये 20 किलोमीटर आगे पहुंच गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा? 10 का। तो यही गैप हमें 50 किलोमीटर बनाना है। क्यों? क्योंकि 2.5 घंटे के हिसाब से चलना है हमें, कि वो 2.5 घंटे में कवर कर ले पहले वाली गाड़ी। ठीक है, अब 5 घंटे और चला दो, 5 घंटे और चलाओगे इसको, तो 30 की स्पीड से कितने चलेगी? 150 और चल जाएगी। ठीक है, 5 घंटे इसको और चलाओगे तो ये कितना और चल जाएगी? ये 100 चल जाएगी, और 100 चल गई, कितना बचेगा? ये तो डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। जब ये 100 चली, ये 150 चली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 का। भाई यही गैप चाहिए था हमें, क्योंकि यही 2.5 घंटे में ट्रैवल होगा। आगे देखो, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस 2.5 घंटे में ट्रैवल होगा। अब देखो ये टोटल डिस्टेंस निकल के आ गया, 150 और 90 कितना हो गया? 240 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया आपका। समझ में आया? बिल्कुल डिटेल में समझाया मैंने कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, दूसरी वाली गाड़ी को पहले पहुंचना है, तो पहले वो गाड़ी को कवर करेगी जो पहले चल रही है, फिर उससे आगे जाएगी। आगे किस हिसाब से जाएगी? जिस हिसाब से इक्वेशन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, उसके अकॉर्डिंग वही हमने आगे कर दिया। समझ में आया? ये क्वेश्चन मिलता है चोर पुलिस वाले क्वेश्चन से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चोर पुलिस वाले इतने सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप उन पे एक बार ही पहले अपना कंट्रोल करो कि उस पे होल्ड हो उस क्वेश्चन पे आपका, तब आपको ये समझ में आया कि कौन कितना तेज भाग रहा है, कैसे कवर करना है, एक्स्ट्रा स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है। सेम चीज लग रही है। देखो मैंने आपको बताया था अरिथमेटिक में होता क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट बदल के आपको लगता है कि नया क्वेश्चन है, लेकिन नया क्वेश्चन नहीं है, ये चोर पुलिस वाला क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है ना? हमने पहले बराबर कर दिया, फिर उसको आगे निकाल दिया, तो जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हैं, सिंपल। ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो दोबारा समझना है इसको, दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अ डॉग सॉ अ कैट एट अ डिस्टेंस ऑफ 280 मीटर। यहाँ पर डॉग है सपोज, यहाँ पर कैट है, 280 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। द कैट स्टार्टेड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ये तो चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड डॉग ऑल्सो रैन टू कैच इट विद द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मच टाइम विल द डॉग टेक टू कैच द कैट? अब ये चोर पुलिस वाले क्वेश्चन में और कैट डॉग वाले में कोई क्वेश्चन फर्क समझ में आ रहा है? कुछ भी फर्क नहीं है। ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, डॉग कैट को पकड़ना चाहता है, जो एक्स्ट्रा स्पीड है वो यूज होगी इसको कवर करने के लिए, तभी पकड़ेगा। एक्स्ट्रा स्पीड कितनी है? 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है एक्स्ट्रा। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18, 7, 9, 35/9 मीटर पर सेकंड हो गया। 280 मीटर चलने हैं, 1 सेकंड में 35/9 मीटर चलना है, चल रहा है वो 1 सेकंड में। 1 मीटर चलेगा 9/35 सेकंड में, 280 मीटर चलेगा 9/35 इंटू 280, काट दो, 7×5 = 35, 7×4 = 40, 5×8 = 40, 9×8 = 72 सेकंड हो गए। 72 सेकंड का मतलब क्या होता है भाई? 60 सेकंड तो 1 मिनट कंप्लीट हो गया, 1 मिनट हो गया, बचे कितने? 12 सेकंड। 12 सेकंड कितने होते हैं? डिवाइड बाई 60 करोगे, 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है? 0.2। तो 1 मिनट 20 सेकंड यानी कि 1.2 मिनट हो गए। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया कन्वर्जन? 72 सेकंड को 1.2 मिनट लिख सकते हो आप, क्योंकि 12 सेकंड जो है वो 1/5 पार्ट है, और 0.2 जो है वो 1/5 पार्ट है किसका? पूरा एक का। ठीक है, इसलिए 1.2 आया है। आप सीधा सीधा डिवाइड करना चाहते हो तो सीधा सीधा भी कर सकते हो, वो सीधा सीधा वही आएगा। ठीक है, कैसे? 72/60 कर दोगे तो वही आएगा। ठीक है, करके देख लो। है, एक पे चला गया 60, 12 बचे, डेसिमल लगा लिया, 60 से 120 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 1.2 आ गया। ठीक है, सिर्फ डिवाइड किया और कुछ नहीं किया। अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो 1.5 क्या है, 0.2 क्यों लिख दिया, तो आप इस तरीके से समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर कितना, लिखते हैं बोट स्पीड स्टिल वाटर में कितना है, 5 1/13, 5 या 15 और एक 16/3 km/h. It is found that the boat takes thrice as much time to row up than does to row down the same distance in the river system. ठीक है, बोल रहा है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कितना 3 गुना टाइम लेता है. ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये टाइम की बात कर रहा है. अपस्ट्रीम में वो थ्राइस टाइम लेता है किसका, डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में. अगर डाउनस्ट्रीम में 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो अपस्ट्रीम में 3 यूनिट टाइम ले रहा है वो. ठीक है, पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर स्ट्रीम. स्टिल वाटर में इतनी है, ये वाली बात कर रहा है. देखो यहां से हम टाइम दिया हुआ है, स्पीड कितनी हो जाएगी 1:3. भाई जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बताया था जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो टाइम और स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है. तो 1:3 हो गया. स्पीड ये है, आपको ये चीज दी हुई है स्टिल वाटर की स्पीड. इसके कंपैरिजन में स्टिल वाटर की स्पीड क्या होगी, स्टिल वाटर स्पीड, इन दोनों का कंपैरिजन करके आपको बताया था कि स्टिल वाटर जब आपको स्पीड निकालनी है और आपके पास अपस्ट्रीम की स्पीड है और डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, तो स्टिल वाटर की स्पीड निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आपके पास स्टिल वाटर स्पीड आ जाती है. ठीक है ना, जो बोट की होती है. 3 - 1/2 करोगे तो 1 यूनिट आ गई, तो 1 यूनिट आ गई आपकी. यहां पर देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो, यही चीज निकाली है हमने स्टिल वाटर पे और यही स्टिल वाटर में हमें दी हुई है. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16/3 km/h दिया हुआ है. आपसे पूछा है रिवर सिस्टम की स्पीड कितनी है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम. स्ट्रीम पूछ रहा है ना, रिवर स्ट्रीम. और स्ट्रीम निकालने के लिए आप क्या करते हो कि डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम माइनस करोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे. आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया है, तो एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे. यहां पर बोट की स्पीड की बात कर रहा था ना, तो बोट की स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, तो यहां पर 2 आएगा. ठीक है, 2 की वैल्यू है ये. और जब बात कर रहा है स्ट्रीम की, रिवर स्ट्रीम के स्पीड की, तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2 होता है, तो 3 - 1/2 2 हो जाएगा. ठीक है, तो 2/2 1, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है. समझ में आया, देखो लिख देता हूं मैं दोबारा. ये आया है आपका 3 + 1/2 से. और जब आपको पूछा है स्ट्रीम की स्पीड, तो वो होगा 3 - 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1. तो आपके पास 2 की वैल्यू दी हुई है, आपको 1 की वैल्यू निकालनी है. कितना हो जाएगा 16/3 × 2, 8/3 km/h. सारे आंसर मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. 5/18 9, सॉरी 4 और 9, 5 चौक 20, 9 तिया 27, 20/27 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे. ठीक है, समझ में आया. ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है ना मैंने, ये वाला और ये वाला, ये आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देखोगे तो अच्छे से इक्वेशन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 लिखते हैं हम. ठीक है, तो आप पीछे जाके देख सकते हो. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे नए आ रहे हैं ना, वो शुरुआत से शुरुआत करें, क्योंकि ये सीरीज उस तरीके से नहीं है कि आप किसी भी क्लास में ज्वाइन कर लोगे, चैप्टर अलग अलग चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, दूसरे तरीके से कोर्स कवर कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ अलग है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है 20 men कैन फिनिश अ वर्क इन 220 days, बट एट द एंड ऑफ 90 days 20 एडिशनल मैन आर एम्प्लॉयड. 20 आदमी 220 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, ये बोल रहा है वो. पर क्या हुआ है कि 90 डेज बाद मतलब 20 एडिशनल मैन और एम्प्लॉय कर दिए गए. पूछ रहा है इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड. 90 के कितने दिन बाद काम खत्म हो जाएगा, ये पूछ रहा है वो. ठीक है, देखो टोटल वर्क तो पहले निकालना पड़ेगा, ये तो पता चले कि काम कितना खत्म करना है. और उसने बोला है 20 मैन फिनिश कर देते हैं 220 दिन में. मान लो मैन की एफिशिएंसी 1 थी, 1 लेट करके चल देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 × 2 220, 4400 काम कंप्लीट करने थे. टोटल वर्क आ गया ये आपका. अब बोल रहा है 90 डेज तक तो वैसे ही काम चला. 20 आदमी 90 डेज तक कितना काम कर देंगे, 1800 काम खत्म कर दिया. कितना बचा, रिमेनिंग वर्क निकालोगे. 4400 में 1800 चले गए, कितने बचे 2600.
2600 काम बाकी है अभी। 20 आदमी और आ गए, पहले 20 थे फिर 20 और हो गए, 40 आदमी हो गए, अब 40 काम कर रहे हैं। काम कितना बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, 40 आदमियों को करना है। कितने दिन में काम एक्स्ट्रा कंप्लीट हो जाएगा, काट दो, 4 6 24, 4 5 20, 65 एक्स्ट्रा दिन और लगेंगे। यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आया? यही पूछा, इन हाउ मेनी मोर डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड, मतलब 90 के बाद कितने ज्यादा दिन और लगेंगे कि काम कंप्लीट हो जाए। तो 65 दिन और लगेंगे उसके बाद। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने टोटल वर्क निकाल दिया, जितना काम आदमी ने 90 दिन में कर दिया वो माइनस कर दिया, जो रिमेनिंग वर्क बचा वो आपने 20 एडिशनल आदमी का कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग आपने काम करा दिया 40 आदमियों से। ठीक है, वो टाइम निकल के आ गया आपका। तो ये ऑप्शन सी सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, सारे क्वेश्चन पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे भी लिए हुए हैं, कुछ नई चीजें भी हैं। ठीक है, तो किसी स्टूडेंट को अगर ना समझ में आया हो कोई क्वेश्चन तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। कोई भी तरह का डाउट हो आपका किसी भी तरह से रिलेटेड तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फीडबैक जरूर दें एक बार आप ना, कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रही नहीं हो रही है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें क्योंकि क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो अगर आपको रिवीजन करना है, दोबारा से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप पीडीएफ से रेफर कर सकते हो। ठीक है, और फ्री मेंटरशिप का मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी बच्चे नए हैं वो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि अभी ना ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है पेपर के लिए, 4 महीने के आसपास रह रहे हैं बस। ठीक है, कब में निकल जाएंगे, क्योंकि ना देखो रिवीजन भी करना है। अभी तो पहले कोर्स कंप्लीट करोगे, रिवीजन करना है, मॉक्स भी देने हैं, फिर एनालिसिस भी होगा इनका, फिर इम्प्रूवमेंट भी करना है कि गलतियाँ क्या है, वो सारी चीज़ें भी करेंगे। और रिवीजन के लिए फिर वन शॉट भी करोगे आप, वन शॉट भी करवाएंगे आपको मैथ्स की सारी। ठीक है, तो थोड़ा काम रहता है काफ़ी। तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लोगे ना तो क्या है, सिस्टमेटिक वे में चलेगा, कब क्या कवर करना है तो उस तरह से आपकी शेड्यूलिंग हो जाएगी। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।